बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस्लाम मलिक। नाज़रीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़बूं हाली देखनी हो तो अहले कराची से पूछिए। सफ़र की मुश्किलात अहले कराची से ज़्यादा पाकिस्तान में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि कराची पाकिस्तान की मैशत की में रीढ़ की हड्डी रखने वाला शहर, पाकिस्तान को कमा कर देने वाला शहर, जिस सूरत हाल से दो चार रहा है उससे आप सभी वाकिफ़ हैं। ना पानी मिलता है, ना वहाँ बिजली मिलती है, और ना वहाँ ट्रांसपोर्ट की ऐसी सहूलत मुयसर है जिसके नतीजे में एक आम आदमी एक अच्छी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने काम पर जा सके, अपने कारोबार पर जाकर वापस घर लौट सके। और अगर पाकिस्तान में अपने बोसीदा बसें देखनी हो, टूटी हुई बसें जिसकी छत पर बैठ के लोग सफ़र करते हैं, तो पाकिस्तान के इस जदीद तरीन तरक्की याफ्ता शहर कराची में आपको देखने को मिलेगी। कराची में धुआंधार गाड़ियाँ धुआँ छोड़ती हुई और ये बताती हैं कि इस शहर को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र कि ग्रीन लाइन मनसूबा शुरू हो गया, और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज उस मनसूबे का इफ्ताह कर दिया जिसके लिए अहले कराची तरस रहे थे। अब इस मनसूबे के इफ्ताह के बाद ये बहस है, और कल से ये बहस जारी है कि ये मनसूबा किसका था। मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती है कि उन्होंने ग्रीन लाइन बस सर्विस का मनसूबा सोचा, उस पर अमल दरामद किया और उस पर काम शुरू किया, और आज वज़ीर आज़म तख्ती लगाने पहुँच गए। एहसन इकबाल साहब, जो मुस्लिम लीग नवाज़ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि ये मनसूबा हमारा था। शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कहते हैं कि वज़ीर आज़म को तख्तियाँ लगाने का शौक़ है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं कि वज़ीर आज़म साबिक़ मियाँ नवाज शरीफ लंदन में है, पाकिस्तान वापस आएँ तो उनसे भी दोबारा इफ्तिताह करवा लेंगे। होता यही है कि मनसूबे शुरू किए जाते हैं किसी एक हुकूमत के अंदर, दूसरी हुकूमत उसको पाया तकमील तक पहुँचा देती है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत में ये तख्तियाँ लगाने का शौक़ कोई आज से नहीं है, बड़ा पुराना है। हुकूमतें जब बदलती हैं पुरानी तख्तियाँ तोड़ भी देती है और अपनी तख्तियाँ लगाना शुरू कर देती है। गोया सियासत मनसूबों के अंदर भी और तरक्याती मनसूबों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सियासत की जाती है। आज के प्रोग्राम में इसी को डिस्कस करेंगे कि अहलियान कराची खुश तो हैं, लेकिन साथ साथ ये सोच रहे हैं कि ये वाकई मनसूबा था किसका, क्रेडिट किसको जाता है। क्या आज की हुकूमत, इमरान खान साहब की हुकूमत, इस क्रेडिट की मुस्तहिक है, या मियाँ नवाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज़ इस मनसूबे को क्रेडिट ले सकती है जिन्होंने इस मनसूबे का आगाज़ किया था। मेरे साथ मौजूद हैं शहर कराची से ही दो बड़े मुअज़्ज़ज़ सियासतदान, सियासी रहनुमा, जनाब निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ अगर आपसे कर लिया जाए तो क्या ये कहा नहीं जा सकता, इस पर कौन सी लड़ाई है कि वज़ीर आज़म जिसने आज जिस मनसूबे का इफ्ताह किया, मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस मनसूबे को शुरू किया, काफ़ी हद तक काम मुकम्मल किया, और मुस्लिम लीग नवाज़ दावेदार है कि बसें सिर्फ मौजूदा हुकूमत लेकर आई, और इस मनसूबे को महंगा भी इसलिए किया गया कि ये हुकूमत इस मनसूबे के हवाले से सीरियस नहीं थी। और वही इल्ज़ाम लगा जो लाहौर में आप पर लगा कि मेट्रो बस सर्विस शुरू हुई, आपने जंगला बस कहा, लेकिन फिर आपने पेशावर में जाकर इसी जंगला बस को दोबारा अपने सूबे के अंदर भी शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और आज खुशी के दिन का मौके पर मौका दिया, क्योंकि आज कराची वालों के लिए खुशी का दिन है जो बड़े काफ़ी अरसे के बाद कराची वालों को नसीब हुआ। देखिए मलिक साहब, मेरी कॉन्स्टिटेंसी जो है उसका NA 252, जिसके मेन एक हिस्सा है जिसका नाम है सरजानी, और उस सरजानी के अंदर से ये ग्रीन लाइन स्टार्ट होगी और वापस वहीं जाकर ये स्टॉप होगी, इसका लास्ट स्टेशन भी होगा सरजानी। आज सरजानी के लोग बड़े खुश हैं। देखिए मलिक साहब, मैं आपको मेरे जितने लोग मुझे जानते हैं, आप जितना थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं, मुझे लगी लपटी आती नहीं है, ना मैं खामखा क्रेडिट लेने की बात करूंगा और ना किसी के ऊपर एतराज़ की बात करूंगा। बिल्कुल ठीक। देखिए कभी भी कोई भी हुकूमत है या कोई भी इदारा है, वो किसी चीज़ की फिजिबिलिटी बनाता है और प्रोग्राम शुरू करता है तो उसको पता होता है कि मैंने इसको 2 साल में 3 साल में इसको मुकम्मल करना है। लेकिन जब वो मुकम्मल नहीं करता तो फिर हुदूरा काम जो मुकम्मल करता है क्रेडिट उसके हिस्से में जाता है। मैं यकीनन इस बात का वो हूँ कि जी ये नवाज शरीफ साहब ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, और जब मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मुझे डिफेंस से सरजानी रोज़ जाना पड़ता था अपने हल्के के लिए, तो मुझे तकरीबन 1.5 घंटा लगता है जाने आने में, और मैं इस रास्ते से गुजर के जाता था, और कभी कभी मुझे मौका मिल जाता था इस बस जो रूट है इसके ऊपर जाने का भी।
तो मैं ये देखता था कि ये जब ये शुरू की बात बता रहा हूँ, जब मैं आपको जी अभी जी अभी की 1.5 साल की बात नहीं बता रहा, कि इसके अंदर कोई आदमी मुझे काम करता हुआ नजर नहीं आता था और इसके ऊपर कचरे के ढेर बन चुके थे, कचरा कुंडी बन चुका था ये। और उसके बाद नीचे की सूरत हाल भी बड़ी अजीब व गरीब थी, लोग बड़े परेशान थे कि यार ये हमारे ऊपर सरों के ऊपर पुल खड़ा कर दिया है, इसका कोई समझ ही नहीं आ रही, ये कंप्लीट भी होगा या नहीं होगा। लेकिन जब उन्होंने इस पर तवज्जो नहीं दी, 3 साल के बाद भी 14-15 में ये शुरू किया गया, 18 के अंदर हम आए, तो उस वक्त इसके अंदर मलिक साहब, मैं आपको ईमानदारी जी की जी बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, अगर इतना भी छोड़ के जाते कि जी हमने सारा काम मुकम्मल कर लिया था, सिर्फ बसें खरीदना बाकी रह गई थी, तो बसें जो आने वाली हुकूमत है वो हो सकता है हमारी ना होती, किसी और की होती, उसके बिल्कुल ठीक क्रेडिट में चली जाती। ये पीटीआई की हुकूमत आई और उसको ये क्रेडिट मिला, लेकिन उसको स्क्रैच से, सिवाय स्ट्रक्चर को उसको भी बेहतर करने के बाद एक एक चीज़ जो है वो पीटीआई की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इसके ऊपर की। और ठीक है आज ये बसें जो है आपको इस रूट पर चलती हुई नजर आएंगी। तो ये बहुत, मैं कहता हूँ कि अगर हमने भी अभी देखिए, मैं आज भी मैंने अपने कई चैनल्स पर ये बात कही कि अगर हम कोई मंसूबा शुरू करते हैं तो अगर हम उसको वक्त पर पूरा नहीं कर सकते तो हमें ईमानदारी से बताना चाहिए कि ये बिल्कुल ठीक 5 है साल का मंसूबा है, ये 6 साल का मंसूबा है, ताकि जो भी आए उसको पहले से पता होगा कि जी ये पीटीआई ने शुरू किया था और बताया था कि ये बिल्कुल 25 में ठीक और 26 में जाकर मुकम्मल होगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि जी मैंने इसको 1.5 साल में मुकम्मल करना है, मैंने लॉन्ग बूट पहन लेने, और मैं जिस तरह काम करता हूं पंजाब के अंदर और दूसरी जगहों के अंदर, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी स्ट्रांग है और मैं काम लेना जानता हूं और मैं विद इन 1 मंथ 6 बिल्कुल मंथ का ठीक टारगेट दूंगा, मैं 1 साल का 1.5 साल का टारगेट देके मुकम्मल कर लूंगा, तो फिर उसके बाद अगर कोई चीज़ डिले होती है तो फिर इसका कसूरवार तो कोई ना कोई तो है। जी। निहाल हाशमी साहब, आफ्ताब जंगी साहब कह रहे हैं कि अगर आपने मनसूबा टाइम पर मुकम्मल किया होता, ताख़ीर ना होती, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होता, तो आज क्रेडिट शायद आपको ज़्यादा मिलता। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज क्यों क्रेडिट लेना चाहती है जब एक मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा ही ना सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है, कंसीव किसने किया? हमने 90% काम कर दिया इसमें, सिर्फ बस लाना बाकी था और इसकी फिनिशिंग टच बाकी थी। अब पॉइंट ये है कि बात सारी ये है कि जिस साजिश करके मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इन लोगों ने मिल करके साकिब निसार और दूसरे खुफिया फोर्सेज ने बेदखल किया, आपको मालूम है? बस की बात हो रही है निहाल भाई, बस की बात हो रही है, बस की बात कर रहा हूँ। अगर नवाज शरीफ को जाली मुकदमात में फंसा करके उनको उनके इक़्तिदार से महरूम न किया जाता, मुल्क में अफरा तफरी न की जाती और मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, चले हमने तो हमारे तो 90% कर दिया। आप जो मौजूदा हुकूमत है ये 40 महीने में भी काम ना कर सके और आज भी काम कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट काम इन्होंने किया है, आज भी मेट्रो बस चलने के काबिल नहीं है। तो बात सारी है कि ये अपना मंसूबा बनाए, हम उसको अप्रिशिएट करें। लेकिन आफ्ताब साहब तो कह रहे हैं बसें दौड़ रही हैं और ख़ास तौर पे ये कहते हैं कि जो आपने मंसूबा शुरू किया था वो खंडर था, उसमें कुछ काम नहीं हुआ था। वो कहते हैं मैं खुद हल्के में इलेक्शन लड़ने जाता था, उस हल्के से गुजरता था, सजानी टाउन से लेके कहीं कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आती थी। मेरे भाई का हल्का सदर का इलाका है, इनका हल्का सरजानी टाउन नहीं है। इन्होंने ठीक खंडर का है, खंडर बनाने को इनका तजुर्बा है। इस तरह से इन्होंने बीआरटी पेशावर को खंडर बनाया, बीआरटी पेशावर को 30 अरब में शुरू किया था और 100 अरब में खत्म किया। नवाज शरीफ ने तो लाहौर, पिंडी, मुल्तान और कराची के मंसूबे 100 अरब में किया। इन्होंने इनका अपना तजुर्बा है, इनको खंडर बनाने का, और हर दूसरी चीजों को भी ये खंडर ही समझते हैं। तो ये इनकी गलती नहीं है, क्योंकि ये पूरे मुल्क को खंडर बनाने के चक्कर में लगे हैं, लोगों के जेब को खंडर बनाने के चक्कर में लगे। आप कराची के लोगों से आए, उनसे सर्वे कराएं, लोगों से पूछे कि नवाज शरीफ ने शहर में क्या क्या किया। नवाज शरीफ ने ना सिर्फ ये मेट्रो बस बनाया, लियारी बाईपास कंप्लीट की, कराची हैदराबाद मोटरवे बनाया, यहाँ पे बिजली घर बनाए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को इनिशिएट करवाया, यहाँ पे लोगों को लैपटॉप दिया, यहाँ पे K4 स्कीम को इनिशिएट कराया। तो नवाज शरीफ, देखिए नवाज शरीफ के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि तू की जाने भोले मजे नवाज शरीफ दिया साना। नवाज शरीफ की शान यहाँ के लोग जानते हैं, जो मोटरवे पे चलते हैं। कराची को इनिशिएट किया, कराची को रोशनियों का शहर बनाया, कराची से बदमनी का खात्मा किया। तो मेरे भाइयों को बोलने दें, खंडर ये लोग देख रहे हैं, लोग फैसला करेंगे। और आखिरी जो ये कह रहे थे कि इफ्तिताह किया, तो ये कहते हैं अवाम का फंड है, तो अवाम ने दावत दी एहसान इकबाल को और अवाम ने कल इफ्तिताह कर दिया।
सरकारी इफ्तिताह जो ये तख्ती लगाने का इफ्तिताह, ये तो कोई बेईमानी है। अवाम ने कल इफ्तिताह कर दिया इसका। क्यों जी आफ्ताब जहांगीर साहब वो कहते हैं कराची में जो नवाज शरीफ ने किया किसी ने नहीं किया। अच्छा मलिक साहब, शेर भी बदल दिया उन्होंने, कहा तू की जाने पोलिए मजे नारकली निशाना को नवाज शरीफ की शाने बना दी है। अच्छा बात ये मलिक साहब, आप इतने संजीदा, मैं तो आपको उस्ताद मोहतरम कहता हूँ। बात ये है कि आपने सवाल क्या किया था, निहाल भाई ने जवाब क्या दिया। बात ये, निहाल भाई खुद वकील हैं, हमने नहीं भेजा नवाज शरीफ को, जिन्होंने भेजा वो अदालतें हैं। आप जब अपने अदालत के अंदर जाते, आप कतरी खत ना दिखाते, आप अपनी सही रसीदें दिखा देते, आप वो जराए बता देते जिस जराए के जरिए आपने दौलत कमाई, और जिसमें मुल्क से, मेरी तो इस मुल्क में क्या पूरी दुनिया में कोई, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, वो बता देते, ये सारी चीजें। और फिर शाने है नवाज शरीफ की शान है, मैं तो कहता हूँ कि डूब मरने का मुकाम है कि जब वहां पर खड़े होकर लंदन के अंदर उनके फ्लैट के सामने लोग खड़े होकर जब वीडियो बनाकर भेजते हैं, जब वो रोड पर चलते हैं लोग उनके पीछे जो रिमार्क्स देते हैं। अगर आपने सियासत करनी है तो आप मुल्क, मैं तो इसको मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन ये शानों की बात कर रहे हैं ना। शान तो ये होती है कि लोग कहते हैं कि हाँ जी मैंने वो शान भी जी आफ्ताब साहब, मैंने मलिक साहब 2000 के अंदर मैं सऊदी अरब भी गया था, वहां पर भी मैंने शान देखी थी नवाज शरीफ की मस्जिद नबवी के अंदर। मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि वहां पर एक शख्स ने जो जुमला कहा था नवाज शरीफ के लिए मस्जिद के नबवी के अंदर, वहां ये सारे भाई शहबाज शरीफ, इनके बच्चे, बड़े मियाँ साहब भी उस वक्त मौजूद थे। मैं वहां पर इत्तफाक से गया था उम्रा करने के लिए, और मैं वहां बैठा था और एक शख्स ने आकर एक जुमला कहा, तो मुझे उस जुमला सुनकर मैं वहां से उठ कर आ गया। मैंने कहा अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में, तो जब चाहे इज्जत किसी कचरे में भी दे सकता है, और इज्जत और एक ब्रेक लेने उसके बाद आपसे पूछता हूँ जुमला उसने क्या कहा था। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। आफ्ताब जहांगीर साहब, आप बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्या कहा था उस शख्स ने कि आप हैरान और परेशान हो गए थे? अच्छा देखिए, अभी मेरे दोस्त ने जो निहाल भाई ने बात की उसकी रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ, 2000 की बात है, और हम मैं मस्जिद नबी उम्रे के सिलसिले में गया, तो मैंने देखा एक जगह रश लगा है। वहाँ मैंने देखा बहुत सारे लोग बैठे हैं, एक पूरा ख़ानदान बैठा है, उनके गिर्द उनके चाहने वाले भी बैठे हैं। इतने में एक शख्स आता है जो बहुत सादा सा आदमी होता है, बड़ी उम्र का आदमी है, तहमत बांधी हुई है, उसने कुर्ता पहना हुआ है, सर पे रुमाल बांधा हुआ है, जो यकीनन कोई ऐसा आदमी होगा कि मैं तो नहीं जानता था, लेकिन ये सब खड़े हुए उसके एहतराम में। और फिर मियाँ साहब ने ये जुमला कहा कि जी हुण तुसी खुश हो सानू कढ़ के, तो उस बंदे ने आगे से ये कहा कि तू नाशुक्रा है, तेनू अल्लाह मियाँ ने अपने घर बुलाया, तो इत्थे भी नाशुक्रा है, तू सारी जिंदगी खजल ही रहेगा। जब ये मैंने जुमला सुना तो मैंने कहा यार मैं ऐसी यहाँ पे इतनी बड़ी अकीदत से बैठा हूँ, जी हमारे लीडर बैठे हुए, मैंने कहा अल्लाह की दरबार में जाऊँ, 2 रकात पढ़ूँ, अल्लाह से अपने लिए भी पनाह मांगूँ है कि अल्लाह मेरी कोई कोताहियाँ हैं, कुछ खामियाँ हैं तो उनको माफ़ फरमा, और मेरे अपने मुल्क के लिए भी कोई दुआ करूँ, तो यहाँ बैठने के बजाय मैं कुछ इबादत कर लूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो मैं जो जुमला था आज कभी मैं देखता हूँ कि लंदन के रोडों पर चलते हुए, और फिर जिस तरह लोग जुमलेबाजी करते हैं, तो वही बड़े मियाँ मुझे याद आ जाते हैं जो कहते हैं कि जी तू इसी तरह खज्जल रहेगा। बात यह है कि एक सियासत करनी है तो फिर बहादुरी से करनी है, फिर झूठ नहीं बोलना है कि जी मैं तो कोई मुआहदा करके नहीं गया, फिर कहा 5 साल का, फिर 10 साल का, फिर अभी कहा कि मैं मरने वाला हूँ, आधे घंटे के बाद मर जाऊँगा है अगर नहीं भेजा गया, और फिर तंदुरुस्त अंगूर खाते हुए जहाज़ में दिखाया गया। तो ये सारी चीज़ें सियासत करनी है, इस मुल्क के अंदर आके करें। इस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, आपने इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया, जो यहाँ से दौलत कमाई वो दूसरे मुल्कों में लगाई, अगर अपने मुल्क में लगाई होती तो आज ये मुल्क जो है तरक्की कर रहा होता, ये ग्रीन लाइन बस अपने वक्त पे मुकम्मल होती, ये पैसा वहाँ कहीं ना गया होता और पाकिस्तान में लगा होता, तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की करता। निहाल हाशमी साहब, PTI कहती है कि मियाँ नवाज शरीफ सब लंदन में बैठे हैं, पाकिस्तान आ जाए, हम उनसे दोबारा इफ्ताह करवा लेते हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई को बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे पहले ना सिर्फ नवाज शरीफ, उनके वालिद ने यह काम शुरू किया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सरहदी जो, 1 मिनट सुन ले प्लीज, जी सरहदी जो इदारा कायम किया इत्तेफाक फाउंड्री, जब हमारे दोस्त के पास मोटरसाइकिल ट्रैक्टर भी नहीं होगा, जब उन्होंने पाकिस्तान में सनतों की जाल लगा दी, जब पाकिस्तान में रोजगारों के अंबार लगा दिए, जिन्होंने आज से 20 साल पहले अरबों का टैक्स दिया, जिन्होंने लोगों को टेक्नोलॉजी मुतारुफ कराया,
जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए इत्तेफाक फाउंड्री में दिफाई साजो सामान तैयार की। ये बता रहे सरमायाकारी लगा रहे, ये हमें बताएंगे। और नवाज शरीफ के जो जायदाद के मेरे भाई कह रहे थे, निहाल भाई आपने नून लीग कब ज्वाइन की? एक मिनट सुन ले प्लीज, आप रसीदों की बात कर रहे निहाल थे। भाई आपने नून लीग कब ज्वाइन की? जिस इलाके में वो लाहौर में रहते थे वहाँ के पुराने वासियों से पूछो उनके बारे में, वो आपको बताएंगे। उनके रिश्तेदारों से पूछो, उस मोहल्लेदारों से पूछो, वो बताएंगे क्या इत्तेफाक फाउंड्री की क्या सूरत हाल थी। वो ऐसे नहीं बन जाती है फैक्ट्रियां, उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। सुन ले जरा, आपकी क्यों नहीं बनी, मेरी क्यों नहीं बनी? जी निहाल साहब कंप्लीट कर लें। हाँ, अगर इनमें हिम्मत है, हौसला है, तो ये जनाब आसिम सलीम बाजवा से पूछे कि आपके वालिद साहब तो डॉक्टर थे, आपने इतनी जायदादें कहाँ से लाई? रसीदा करो, रसीदा करो। आप हमसे रसीद की बात बता रहे हैं, हमें हमारी जायदाद बता रहे हैं। अदालत में जाए, आप अदालत में जाए, बिल्कुल रसीदें हर एक से, आफ्ताब से भी पूछनी चाहिए, हर एक से पूछनी चाहिए। आप जिससे जाके पूछे, ये बातें इल्जाम लगाते हैं। सर और एक इनका लोहे की दुकान से, एक कबाड़ी की दुकान से इतनी बड़ी इंडस्ट्री लग नवाज गई, शरीफ ऐसे का लग दिया हुआ गई। जमीन और उसके दिए हुए 50 करोड़ रुपया, और ये अब बातें करते हैं। इनके पास सारे करप्ट लोग बैठे, इनके अपने इदारों ने कहा शुगर में करप्शन हुई है, आटे में करप्शन हुई है, उन्होंने कहा घी में करप्शन हुआ है, एनर्जी में करप्शन हुआ है, दवाइयों में करप्शन हुआ है, सबको हर एक चीज में करप्शन हुआ है। ये करप्ट पार्टी है, ये बात करेगी अंडे मुर्गियों में जिसने करप्शन किया उसको बताएंगे। निहाल हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब जंगी साहब आप भी कमेंट कर दें, मुझे प्रोग्राम में ब्रेक पे जाना है। ये जो निहाल हाशमी साहब ने बात की कि जिन लोगों के नाम आए, पनामा में जिन लोगों के नाम आए, फिर पेंडोरा जो है उसमें जिनके नाम आए, कार्रवाई का कहा तो गया, लेकिन कार्रवाई आपकी हुकूमत ने किसी एक के खिलाफ नहीं की। अच्छा देखिए मलिक साहब, एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आज हमने नहीं की तो कल अगर अवाम हमें रिजेक्ट करती है तो दूसरी किसी की हुकूमत आती है वो कर लेगी। मैं ये समझता हूँ कि इदारों को अपना काम करना चाहिए और बिला खौफ और खतर करना चाहिए, चाहे वो आफ्ताब जहांगीर हो, चाहे निहाल हाशमी हो, चाहे मलिक साहब हो, कोई भी हो। आफ्ताब जंगी साहब, निहाल हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की और साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में अफगान तालिबान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जमान अफगान तालिबान को ने वाज़ेह तौर पर कहा कि TTP ना हमारा हिस्सा है और ना ही उनके अहदाफ हम जैसे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उनके साथ बातचीत मुज़ाकरात, लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कालादम है उसके साथ पाकिस्तानी हुकूमत के मुज़ाकरात की बात भी की गई थी, फिर सालसी की बात भी की थी। असल हकीकत है क्या, और क्या इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर छुपे हुए वो अनासर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मी में मुलवस रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ अफ़गान हुकूमत कार्रवाई करेगी तो कब करेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे मुल्क के सीनियर साफ़ी, अफ़गानिस्तान के अमूर के माहिर जनाब सलीम साफ़ी साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और सीनियर तजियाकार जनाब सलीम साफ़ी साहब। सलीम साफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। सलीम साहब ये बताइएगा कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक दावा सामने आया था कि उनके ताल्लुकात हैं और वो हिस्सा हैं अमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की तरफ से तरदीद आ जाना कि अफ़गानिस्तान के तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे आप क्या समझते हैं, किसकी बात को दुरुस्त समझा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी बात तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि उनका एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक तो अगर आप देखें तो TTP ने अपनी ये जो जद्दोजहद शुरू की थी या अपनी जो जंग शुरू की थी पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, तो वो इस बुनियाद पर थी कि उनका ये कहना था कि चूँकि हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दिया है, इसलिए हम उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। फिर ये आगाज़ किया था मौलवी नेक मोहम्मद ने, और मौलवी नेक मोहम्मद अफ़गान तालिबान की पिछले दौर में न सिर्फ उनके साथ थे बल्कि उनके अमीरुल-मोमिनीन के बैत में थे, बल्कि कारगिल एक कैंप है उसके इंचार्ज रहे थे। फिर अगर TTP की बुनियाद रखी थी बैतुल्लाह महसूद ने, तो बैतुल्लाह महसूद भी अपने आप को मुल्ला मोहम्मद उमर के इताअत में और बैत में समझते थे, और वो भी हम सब जानते हैं कि वो लंबे अरसे तक
अफगान तालिबान कमांडर मुल्ला दादुल्ला के साथ रहे। फिर इस पूरे अरसे में जब टीटीपी का लेटर पैड होता था तो उसके एक साइड पे लिखा होता था कि अमीर हकीमुल्लाह महसूद या बैतुल्लाह महसूद या मुल्ला फजलुल्लाह, और दूसरी साइड पे लिखा होता था कि अमीर उल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर या मुल्ला हिबतुल्लाह। और फिर खुद मसलन मैंने मौलाना फजलुल्लाह की जब बैत हो रही थी तो उसके पैरेलल वो वीडियो मेरे साथ मौजूद है कि वो अफगान तालिबान के अमीर उल मोमिनीन की बैत पैरेलल उसके साथ कर रहे हैं। फिर इस वक्त वो अफगान तालिबान के ज़ेर कंट्रोल अफगानिस्तान में हैं, और ख़ुद मेरे साथ इंटरव्यू में जो अफगान तालिबान की हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी ने, वो इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान और की हुकूमत और टीटीपी के दरमियान सालसी कर रहे हैं। अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो मेरा, अगर आपसे कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं आपका किसी के साथ तनाज़े की सूरत में सालसी कैसे कर सकता हूँ? फिर दूसरा ये कि आप मेरे ज़ेर कंट्रोल इलाके में फिर कैसे रह सकते हैं? लेकिन सलीम साफ़ी साहब, ये ज़बीउल्लाह साहब ने जो कहा अभी, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, तो इसे हम पॉलिसी शिफ्ट कहेंगे, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी तो इतराफ़ कर चुके थे कि हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों का शुरू दिन से खुद ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मेरे साथ जो इंटरव्यूज़ हैं उसमें भी उनका यही मौक़िफ़ रहा था, और ख़ुद अमीर ख़ान मुत्तकी का भी यही मौक़िफ़ रहा था कि वो ये कह रहे थे कि इनके मुज़ाकरात के मामले में, यानी टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात के मामले में हम फरीक नहीं हैं, और साथ वो ये भी कहते थे कि हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है कि दोनों के दरमियान सुलह हो जाए, लेकिन हम जब जो कि सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, इसलिए हम किसी एक को अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। लेकिन ये उनका शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि बेसिकली ये जो तनाज़ा है वो हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान है, और हम उसमें बराह रास्त फरीक नहीं है। तो वो मौक़िफ़ तो पहले भी टीटीपी का टीटीए का था, अफगान तालिबान का, और आज भी है। लेकिन ये बात कभी नहीं कही गई थी कि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, जी सलीम साफ़ी साहब, अब आपकी इत्तलात के मुताबिक मुज़ाकरात हो रहे हैं, ख़त्म हो चुके हैं, किस नहज पर हैं टीटीपी कलदम और पाकिस्तानी हुकूमत के माबैन? देखिए, जंगबंदी का तो कल टीटीपी ने अपने प्रेस रिलीज में जंगबंदी के ख़ात्मे का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तानी हुकूमत पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कैदियों की रिहाई का वादा भी हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया, और जो दूसरी कुछ बातें तय हुई थी वो भी बकौल टीटीपी के हुकूमत की तरफ से पूरी नहीं हुई। और मेरी भी अपनी इत्तलात ये है कि उनके साथ ये जंगबंदी के बाद आप भी जानते हैं कि यहाँ पे हम लग गए, एक तो TLP के मामले में, फिर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन और इस तरह के मामलात थे, और फिर ISI की क़यादत भी इस दौरान तब्दील हो गई। तो जो टीटीपी की एक्सपेक्टेशन थी, यानी मसलन अगर 100 कैदियों की रिहाई पे इक्तफा हुआ था, तो वो कैदी जो उनको रिक्वायर्ड थे, चंद बंदे अब चंद रोज़ पहले रिहा कर दिए गए हैं, 2-3 दर्जन, लेकिन उसके बारे में हमें भी ये बताया गया था कि वो कोई टीटीपी के लीडरशिप की ज़ुमरे में नहीं आते, और वो उनको ज़्यादा दिलचस्पी अपने वो मुस्लिम खान और हाजी उमर और लतीफ़ महसूद इस तरह के लोगों की रिहाई में है। तो वो तो जंगबंदी तो ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि मुज़ाकरात इसके बाद भी उसका सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान चाहेंगे और वो टीटीपी को किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए दोबारा अफ़गान तालिबान बिठा सकते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि दोबारा से कोई ऑपरेशन हो सकता है तहरीक तालिबान के खिलाफ, कलदम तहरीक तालिबान के खिलाफ? नहीं, एक तो इस वक्त देखें कि उनकी तकरीबन जो विजिबली 100% लीडरशिप वो अफ़गान सरजमीन पे हैं,
तो उधर जाके तो हुकूमत पाकिस्तान ऑपरेशन नहीं करेगी। और दूसरी तरफ टीटीए वाले ये कह रहे हैं, खलवतों में वो हुकूमत पाकिस्तान पे ये वाज़े कर चुके हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि हम इसको फैसिलिटेट करें। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान उधर जाके कार्रवाई नहीं कर सकती और ना उसे करनी चाहिए, और दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान उनके ख़िलाफ़ ताकत इस्तेमाल नहीं करते, और तीसरी तरफ कल मुफ्ती नूर वली जो टीटीपी के अमीर हैं, उन्होंने दोबारा कार्रवाइयों का कह दिया है, तो ज़ाहिर है कि फिर हुकूमत पाकिस्तान शिकायत करेगी अफ़गान तालिबान से। इसलिए मुझे लगता यही है कि ये मुज़ाकरात का सिलसिला किसी भी वक्त दोबारा भी शुरू हो सकता है। और कितना इम्कान है सलीम साफ़ी साहब के तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की बात कलदम टीटीपी मान ले? मेरे ख्याल में इस वक्त वो अगर किसी की बात मान सकते हैं या किसी का उन पे असर है तो वो अफ़गान तालिबान है और अमारत इस्लामी है। इसके अलावा कोई ताकत उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकती हो। सलीम साफ़ी साहब, लेकिन जो हमारे सेटल्ड एरिया हैं, ये जो कबायली एरिया हैं, वहाँ पे तो हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त कोई ऐसा अमन व अमान के हवाले से कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, तो क्या आप समझते हैं कि ये दोबारा से चैलेंज खड़ा हो सकता है, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद? नहीं, देखिए, वो ज़ाहिर बात है कि इस दौरान या इस अरसे में ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में नहीं है, और वो अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुके थे इससे पहले भी, और उससे पहले वो कुन्नड़ में या खोस्त में या इस तरह के मखसूस इलाकों में टीटीपी की क़यादत के या उनके वाबस्तगान के ठिकाने थे। लेकिन अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान पे कब्ज़े के बाद तो वो पूरे अफ़गानिस्तान में आज़ादी के साथ घूम फिर सकते हैं और फिर रहे हैं। और मौलवी फ़कीर मोहम्मद की रिहाई की वीडियो मेरे पास भी मौजूद है कि किस तरीके से वो जलालाबाद में उनको रिसीव किया गया और फिर एक बड़े काफ़िले में वो कुनर की तरफ रवाना हो गए। इसी तरह टीटीपी की क़यादत बराह रास्त उनका, यानी आमने सामने बैठ के ड्रोन और इस तरह की चीज़ों की वजह से उनका बराह रास्त इजलास नहीं हुए थे, लेकिन माजी करीब में उनके कई इजलास हुए। फिर ये भी है कि जब अफ़गान तालिबान को फ़तह मिली तो मॉरली यहाँ पे भी टीटीपी का मोराल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो चुका है, और इस दौरान बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो उनके स्लीपिंग सेल्स थे तो उनके लोग भी दोबारा एक्टिव होकर उनके पास गए हैं। तो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो कार्रवाइयों का दोबारा आगाज़ करें तो मेरे ख़्याल में दोबारा वो एक सीरियस चैलेंज और सिक्योरिटी का मसला पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में खड़ा कर सकते हैं। सलीम साहब, अगर इस रीजन में हम अमरीकी पॉलिसियों की बात करें, पाकिस्तान की अगरचे खासी दूरियां हैं इस वक्त अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस रीजन के अंदर जो ख़ास तौर पे सी पैक है उसको स्लो डाउन करना, अमेरिका के साथ दोबारा से एंगेज होना, और अफ़गानिस्तान के मामलात में पाकिस्तान की हुकूमत की फिर से कुछ चीज़ों में जो है वो पाकिस्तान से मुशावरत शामिल हो गई है। क्या ऐसा है? नहीं, एक चीज़ तो है कि बहरहाल जब से इमरान खान साहब की हुकूमत बनी है तो तब से सी पैक पे काम अमलन रुक गया है और उस पर पेशरफ्त वो ना होने के बराबर है। और जिस स्पीड और जिस तेज़ी के साथ पिछली हुकूमत में काम हो रहा था तो उस तरह वो नहीं हो रहा है। और चीनी वो भी बड़ी हद तक नाला नज़र आते हैं, या मसलन काफ़ी अरसे से चीन के सदर का दौरा पाकिस्तान ड्यू था, वो मटीरियलाइज नहीं हो रहा। और ये पिछले दिनों जो टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई भी गई है तो वो भी हमें पता है कि जो पाकिस्तान के मुक़तदर हल्के हैं उन्होंने उसके लिए बड़ी मेहनत की थी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि कोई अमरीकी भी इतने ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान से खुश नहीं है, खुसूसन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से। और अफ़गानिस्तान के हवाले से उनके स्क्रिप्ट का जो आखिरी हिस्सा था, यानी काबुल उनकी तवक्को से बहुत पहले फॉल कर गया, तो उसकी वजह से अमरीकी काफ़ी एम्बेरस भी फील कर रहे हैं।
तो वो बहरहाल अमरीकी तो पाकिस्तान से नाराज़ हैं, लेकिन वो अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट पे इंगेजमेंट कर रहे हैं या चाहते हैं तो वो अफ़गानिस्तान ही का सब्जेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जैसे सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि इस वक्त अगर पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन इंगेजमेंट है तो उसका सब्जेक्ट सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।